ओके मालिक, सो गुड इवनिंग मालिक. अरे गुड इवनिंग रे. हाँ ओके मालिक, सो गुड इवनिंग. होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक. तो भारत माता की जय. तो मालिक अपन ने जो डिस्कशन किया था एसएम का, जहां पर मैंने कल हॉल्ट किया था एक पॉइंट पे, वो पॉइंट पे छोटा सा डिस्कशन क्लोज करते हैं. कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था जो आपको रीड करने बोला था, मैंने याद रखने नहीं बोला था, लेकिन मैंने आपको बताया था एंसॉफ मैट्रिक्स. ओके, आपको क्या बताता है? अगर एंसॉफ मैट्रिक्स की बात करें तो एंसॉफ मैट्रिक्स आपको टोटल 4 स्ट्रैटेजीज देता है. पहला स्ट्रैटेजी है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट एंड चौथा है डाइवर्सिफिकेशन. अगर मैं बोलूं मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ में डील करता हूं तो आपका आंसर आना चाहिए मार्केट पेनिट्रेशन. मैं वापस बोल रहा हूं एक्सपांशन की बात कर रहा हूं. आप समझने जो करो, दोनों चीज आपका टेक्निकली रखना. आपको ये जो चारों पॉइंट मैंने कल समझाए थे एंड के लेक्चर में, ओके, मेरे को बताइए ये चारों पॉइंट किसके अंडर ये पॉइंट कवर कर रहे थे? एक्सपांशन. अगर मैं एक्सपांशन की बात करता हूं तो ये 4 कैटेगरी आती है. अगर आप एक्सपांशन की बात कर रहे हो, कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज वैसे कितने पॉइंट्स है? कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज कितने पॉइंट कवर कर रहे थे? 3. नाम? ओके, सबसे पहला था स्टेबिलिटी, दूसरा है एक्सपांशन, तीसरा है रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट छोड़ दीजिए, रिट्रेंचमेंट में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट अभी हाल फिलहाल नहीं है. स्टेबिलिटी और एक्सपांशन. मेरे को बताओ स्टेबिलिटी में क्या हम कुछ ज्यादा कुछ और करते हैं क्या काम धंधा? नहीं. तो मेरे को आप बताइए स्टेबिलिटी में स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्टेबिलिटी में प्रोडक्ट क्या होगा? नया होगा या एग्जिस्टिंग होगा? मार्केट कौन सा होगा? एग्जिस्टिंग. तो अब प्लीज टेक्निकली ध्यान रखना, अगर मैं स्टेबिलिटी भी आपको समझाता हूं तो आपका मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है. इवन इन एक्सपांशन ऑल्सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट कम्स इनटू पिक्चर. तो अगर मैं एक्सपांशन में बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्सपांशन में मार्केट पेनिट्रेशन है, मैं बोल रहा हूं एक्सपांशन में क्या है बेटा? मार्केट पेनिट्रेशन. तो उसके अंदर भी प्रोडक्ट कौन सा? एग्जिस्टिंग. मार्केट कौन सा? तो फिर यार यस, स्टेबिलिटी और मार्केट पेनिट्रेशन में तो दोनों में एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है. स्टेबिलिटी में मैं क्या करता हूं, मेरा जितना 60% मार्केट शेयर आ गया है, सपोज 60% है या 50% जो भी है, उससे ज्यादा मार्केट शेयर के लिए रोता नहीं हूं. जो 60% है मैं उसको जाने नहीं देता, बस दैट्स द ओनली थिंग इन स्टेबिलिटी. मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद होगी स्टेबिलिटी में. ओके, बट अगेन सैटरडे का डिस्कशन था, लास्ट वीक का. ओके, मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी में हम डू नथिंग स्ट्रेटजी है क्या? क्या हम कुछ नहीं करते, ऐसा है क्या? नहीं. लेकिन क्या हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं? मॉनिटरिंग क्या करते हैं कि हमारा मार्केट शेयर कोई दूसरा ना लेके जाए. तो अगर मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट की बात कर रहा हूं तो मालिक प्लीज डू अंडरस्टैंड एकदम क्लियरली, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट मेरा अगर रहता है तो मेरे पास 2 स्ट्रैटेजी वर्क करती है. एक होती है स्टेबिलिटी और एक होती है मार्केट पेनिट्रेशन. लेकिन दोनों कब काम आती है? दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है. अगर मैं बोल रहा हूं आपको उस मार्केट में मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, ओके, मैं बोल रहा हूं और लेके जाओ, डिस्काउंट है, जितना चाहिए उतना लेके जाओ, तो अब मेरे को बताओ ये स्टेबिलिटी है या एक्सपांशन है? एक्सपांशन. क्योंकि मैं मार्केट को क्या कर रहा हूं? पेनिट्रेट. मैं बोल रहा हूं 1+1 ऑफर लेके जाइए. अब मेरे को बताओ क्या ये स्टेबिलिटी है या एक्सपांशन है? एक्सपांशन. लेकिन मार्केट में समझ में आया क्या? और एक्सपांशन में कौन सा है? मार्केट पेनिट्रेशन. लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरे प्रोडक्ट पे कोई ऑफर नहीं है, मेरे प्रोडक्ट पे कुछ भी नहीं है, जैसे सेल चल रहा है वैसे ही चलने दे रहा हूं, कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं, ना मार्केटिंग कर रहा हूं, ना एडवर्टाइज कर रहा हूं, ना कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं, जस्ट वेटिंग कि कॉम्पिटिटर कुछ मेरा शेयर उठा के ना लेके जाए, बस इतना ही काम कर रहा हूं. दैट इज कॉल्ड विच स्ट्रैटेजी? स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी और मार्केट पेनिट्रेशन में डिफरेंस समझा? वैसे प्रोडक्ट और मार्केट की बात करें तो स्टेबिलिटी और एक्सपांशन के मार्केट पेनिट्रेशन में दोनों कॉन्सेप्ट सेम है. लेकिन मार्केट पेनिट्रेशन में हमारा क्या बढ़ रहा है? सेल्स बढ़ रहा है, और सेल्स बढ़ना मतलब एक्सपेंशन होना. दैट इज द ओनली डिफरेंस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, तो मेरे ख्याल से एक चीज अपन क्लोज कर सकते हैं ऑन द पॉइंट, एंड एवरीबडी इज कॉन्शियस एट इदम, सब लोग अलाइन है मेरे साथ में कि भाई साहब स्टेबिलिटी में भी एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है. इवन इन मार्केट पेनिट्रेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट होता है. ओके, तो ये लॉजिक पे आप एक पार्किंग लॉट में ये लॉजिक बिठा के रखिए. ओके, बट स्टेबिलिटी में हम सेल्स को बढ़ाते नहीं है. सर क्या प्रॉफिट बढ़ता है? जब स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी हाल फिलहाल उसमें चिंता मत करिए. ओके, बात करते हैं ये 4 चीज की. अगर मैं वही प्रोडक्ट उसी मार्केट में बेच रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कौन सा कॉन्सेप्ट?
मार्केट पेनिट्रेशन। अगेन मैं सेल्स बढ़ा रहा हूं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोला जाता है? मार्केट पेनिट्रेशन। आई होप ये लॉजिक बैठा आपके। क्वेश्चन आता है, ओके वही प्रोडक्ट मैं नए मार्केट में लेके जाता हूं, उसको हमने नाम क्या दिया? मार्केट डेवलपमेंट। क्वेश्चन है, कल के एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के एक 5-10 मिनट अपन इस पे स्पेंड कर रहे हैं। सर मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या? तो कल के एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि अपन महाराष्ट्र में प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब मैं गुजरात में बेचने लग गया, तो क्या ये मार्केट डेवलपमेंट हुआ? ओके अब थोड़ा सा टेक्निकली सुनो मेरा आंसर क्या है। मैं प्रोडक्ट बेच रहा था ऑफलाइन, अब मैंने ऑनलाइन चालू किया, ये क्या है? मैंने प्रोडक्ट ऑफलाइन बेच रहा था, मेरी क्लासेस ऑफलाइन ही होती थी पहले, और मैंने अब ऑनलाइन चालू किया। कुछ समझ में आया? मेरी शॉप थी जो मैं ऑफलाइन बेचता था, अब मैं ऑनलाइन चालू किया। पक्का मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि आपको मार्केट स्टेट वाइज डिवाइड नहीं करना है। मार्केट मतलब नया कस्टमर, नया कस्टमर जो मेरा कॉन्सेप्ट है, आपको यह समझना जरूरी है। ऑनलाइन मार्केट अलग है, ऑफलाइन मार्केट अलग है। सपोज मैं ऑनलाइन में ही था और मैं अब ऑफलाइन में आया, कौन सा कॉन्सेप्ट? मार्केट डेवलपमेंट। चलो मैं ऑफलाइन में भी था, ऑनलाइन में भी था, और अब मैं फुल कोर्स के साथ क्रैश कोर्स निकाल रहा हूं। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। एवरीबडी अंडरस्टूड क्या? तो सर फिर डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन मतलब एकदम सब कुछ नया, सारी चीजें नई, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। मैं वैसे आपको बता दूं, डाइवर्सिफिकेशन में बहुत सारे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा जब चैप्टर 4 में जाएंगे। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट। हम हफ्ते का एक दिन पकड़ेंगे, जिस दिन पॉइंट आएगा उस दिन मन करेगा डाइवर्सिफिकेशन पे डिस्कशन करने का, वो करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपका डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? नया प्रोडक्ट, नया मार्केट। मेरे को नया प्रोडक्ट नया मार्केट पे, यानी कोई भी बंदा डाइवर्सिफिकेशन पे अब डिस्कस नहीं करेगा। हम सिर्फ 3 चीजों की चर्चा करेंगे। कौन सी 3 चीजें? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम हेयर ऑयल बेचते हैं मालिक, हेयर ऑयल का एक 500 ग्राम का यानी आधे लीटर का बॉटल है, हम वही बेचते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। हम वही प्रोडक्ट बेचते हैं। ओके, और हमारा एक सेल होता है उस मार्केट में। अब हमने क्या सोचा, ये प्रोडक्ट की जगह एक सोचा सैचे वाला प्रोडक्ट भी निकालते हैं। यानी तेल हम क्या कर रहे हैं, 500 ग्राम की जगह हम क्या कर रहे हैं, सैचे में बेच रहे हैं, जो लो कॉस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मेरे को बताओ, सैचे में बेचना चालू करना, ये क्या हुआ? मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये मार्केट पेनिट्रेशन है क्या? नहीं। मार्केट पेनिट्रेशन कब होगा? जब सेम 500 ग्राम का ऑयल मैं और कुछ ऑफर के साथ एडवर्टाइज करके बेचूं, दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। तो मेरे को बताओ, हेयर ऑयल का मैंने छोटे सैचे निकाले, ये किस कैटेगरी में डालोगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट माना जाएगा। अब आप बोलोगे सर हेयर ऑयल किधर चेंज हो रहा है? हेयर ऑयल तो वही रहा ना सर, तेल तो वही बेच रहे हो, अब तेल तो वही बेच रहे हो। तेल पे प्रोडक्ट निर्भर नहीं है, खाली तेल पे प्रोडक्ट निर्भर नहीं है। तेल के साथ पैकेजिंग मैटर करता है, पैकेजिंग के हिसाब से अपन डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट को। और मैंने आपको कल एक चीज समझाते हुए बताई थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ओके आप कुछ भी आड़ा टेढ़ा प्रोडक्ट निकालते हो या रिलेटेड प्रोडक्ट निकालते हो? रिलेटेड। यानी अगर आज से अपने को समझ में आया, अगर कुछ प्रोडक्ट में 19-20 किया इवन इन पैकेजिंग, हम उसको मार्केट पेनिट्रेशन नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई होप समझ में आ रहा है क्या मालिक? एवरीबॉडी इधर तक बैठ रहा है दिमाग में? ठीक है। ओके, दूसरा कैटेगरी निकालते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट निकालते हैं। सर हेयर ऑयल हम बेच रहे थे, अब हमको लगा कि हेयर ऑयल में एक्सपर्टाइज आ गया है और हमारी फैक्ट्री में हेयर ऑयल जैसा हमको शैम्पू, वो मशीनरीज काम आएगी शैम्पू बनाने के लिए, और हम शैम्पू बनाना चालू किए और शैम्पू बेचना चालू किए, शैम्पू बेचना चालू किए। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करिए आप, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करिए। डाइवर्सिफिकेशन के लिए नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, कॉन्सेप्ट बहुत सारे। अपन आप भी हाल फिलहाल आज के इसमें कंफ्यूज मतलब मेरे को उसमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आई नीड टू स्टार्ट विद चैप्टर 1। तो मेरे को जितना रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उस पर जाना है। तो मेरे को आप बताइए, ये किस में डालोगे आप? प्रोडक्ट डेवलपमेंट पक्का? एवरीबडी रिलेटेड प्रोडक्ट रहा तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट ध्यान रखियो आप, रिलेटेड प्रोडक्ट रहा तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कोलगेट टूथपेस्ट बेच रहा है और वो बोलता है एडवर्टाइज में, दिन में 2 बार ब्रश करिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ब्रश करने के बाद घंटा कुछ उखड़ता नहीं है, टूथपेस्ट से कुछ उखड़ता नहीं है। जो भी है मेनली, अगर आपके घर पे कोई डेंटिस्ट वेंटिस्ट होगा या रिलेटिव में कोई डेंटिस्ट होगा, रियल डेंटिस्ट के पास जाओगे
ओके वो तो आपको कुछ बताएंगे नहीं मतलब टेक्निकली, लेकिन अगर कोई घर का डेंटिस्ट होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, ओके सिंपली टूथपेस्ट इज ओनली टू मेक योर माउथ फ्रेश, दैट्स इट। कैविटी नॉट एट ऑल स्टॉपिंग, कैविटी का कोई कैविटी इज ओनली आप जो खाते हो दांत में अटकता है वो है, तो ब्रश करो दांत का अटका हुआ निकाल, भाई खाली भी ब्रश कर लिया तो भी हो जाएगा, लेकिन अपने को कैसा लगा क्या कर रहे हैं अपन, इसीलिए अपन उस ब्रश के ऊपर क्या लगाते हैं, पेस्ट। पर पेस्ट आप देखो एडवर्टाइज वाले कैसे दिखाते हैं, पेस्ट इतना सारा स्टार्ट टू एंड एडवर्टाइज आपके दिमाग में भरते हैं। अब मेरे को बताओ ऐड देखने के बाद अपने को लगता है नहीं भाई टूथपेस्ट पे स्टार्ट से एंड तक इतना पेस्ट लगाएंगे। ओके अपना कंट्रोल है, मतलब वो एडवर्टाइज वालों को बस नहीं चल रहा है, नहीं तो टूथपेस्ट पे वो बोलेंगे ब्रश जितना बड़ा उतना टूथपेस्ट लगाओ, वो जा नहीं रहा मुंह में। ओके तो अब मेरे को बताओ अगर टूथपेस्ट कंपनी ने आपको ऐसा ऐड किया कि दिन में एक बार ब्रश नहीं करना चाहिए 2 बार ब्रश करना चाहिए, ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया, कौन सी स्ट्रैटेजी? देखो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, पर ये स्ट्रैटेजी में एक्सपांशन कैसे हो रहा है? मार्केट पेनिट्रेशन, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा। जो एक बार कंज्यूम करने वाला होगा वो अब कितनी बार कंज्यूम करेगा? यानी इवन अगर अपन एडवर्टाइज ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से क्या बढ़ रहा है? सेल। पर सेल के सामने सेल कब बढ़ेगा? कंजम्पशन। इवन ए कंजम्पशन भी बढ़ाना भी इज कॉल्ड, कंजम्पशन बढ़ाना भी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केट पेनिट्रेशन। मेरे ख्याल से झेप रहेगा मालिक। ओके मेरे टूथपेस्ट जो पहले था वो तो तोड़ था, लेकिन अब मेरे टूथपेस्ट में नमक आ गया। मेरे टूथपेस्ट में क्या आ गया मालिक? ओके एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरे को बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके नींबू पानी आ गया, मतलब नमक डालो नींबू पानी, टूथपेस्ट डालेगा नमक नहीं रहा, फालतू में 5 चढ़ जोकता भाई, सॉरी। बट टेक्निकली मेरे ख्याल से ये लॉजिक बैठ रहा मालिक, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं बहुत सेंसिबली सुनो, मेरे को बताओ इधर तक सेंसिबली बैठ रहा दिमाग में? ठीक है मैं एक सेंसिबली समझा रहा हूं, और मेरा मेन मकसद आपको अभी समझाना है कि आप मार्केट को किस एंगल से देखोगे, मार्केट को किस एंगल से देखोगे। रूह अफ़ज़ा वाला बोलता है ओके दिन में गर्मी में 2 बार रूह अफ़ज़ा पीजिए, बॉडी ठंडी रहेगी। ये ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। तो एक्सपांशन की कौन सी स्ट्रैटेजी है? मार्केट पेनिट्रेशन। एवरीबॉडी एग्री? पक्का? ठीक है बढ़िया, पहला कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, अब समझने की कोशिश करो क्या बोला जा रहा है, बहुत इज्जत से बहुत शांति से समझना, क्योंकि मेरे को मार्केट डेवलपमेंट समझाना है। और वहां पर आ गए हमारी कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, फिर अपन अपना बेस चालू कर सकते हैं। बस मार्केट को समझो, क्योंकि आपके दिमाग में अभी तक मार्केट होगा ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके मार्केट क्या होगा? अरे यार मैं ये महाराष्ट्र मुंबई पुणे ये अलग अलग मार्केट, खाली ये मार्केट नहीं, मार्केट बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। जब हम एसएम में पढ़ते हैं तो मार्केट को एग्जांपल वाइज देखना है। मेरा ऐड सुनो, मेरा ऐड सुनो। मैं पहले ऐड जो बना रहा था, मैं बोल रहा था रूह अफ़ज़ा पानी के साथ ले सकते हो। किसके साथ ले सकते हो? पानी के साथ। और थोड़े दिन का बाद, मतलब एक 15-20 दिन के बाद मैंने एक नया ऐड चालू किया, मैं बोला रूह अफ़ज़ा दूध के साथ भी ले सकते हो। मैंने पहले क्या क्या बोला आपको? रूह अफ़ज़ा किसके साथ ले सकते हो? पानी के साथ। और अब मैं बोल रहा हूं रूह अफ़ज़ा दूध के साथ। यू टेक रूह अफ़ज़ा अलॉन्ग विथ मिल्क ऑल्सो। मार्केट डेवलपमेंट। अच्छा कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलेगा कि इसको? डूब जा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहां पर प्रोडक्ट हो रहा है, बन रहा है? प्रोडक्ट तो उसने रूह अफ़ज़ा ही बनाया ना, बाटली तो वही थी ना रे, बाटली चेंज की क्या भाई मेरे? इतना अपन ऐसे अंदर से ऐसे चिल्लाएंगे ना, करेंगे ना, ओके थोड़ा सा इंसान मतलब समझने दो भाई मेरे को फीलिंग, थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली करो, मजाक में मस्ती करो, एंजॉय करो, लेक्चर को समझो, लेकिन इरिटेट मत होने दो बस। मतलब समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बस ये है ओके। क्योंकि ऐसा इरिटेशन में ऑलरेडी लाइफ में झेल रहा हूँ, शादी होने के बाद ऐसे होता है, ऐसे सब अपने लाइफ के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, और एवरी प्रॉब्लम कैन नॉट बी शेयर विद एवरीवन, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। 14 years back there was some dream, after 14 years dream चकनाचूर। ओके तो थिंग्स आर डिफरेंट भाई। मेरे को आंसर दो, मार्केट क्या रहेगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो नहीं है, मार्केट डेवलपमेंट या मार्केट पेनिट्रेशन? हाउ मेनी आर इन पेनिट्रेशन? अच्छा हाउ मेनी आर इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट? पक्का ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन में कितने जन है? पेनिट्रेशन
ओके मैं है काफी होल्डर भाई है, भाई है काफी जन है, और बाकी सब बैलेंस अपन समझ रहे हैं कि मार्केट। ओके अब मार्केट पेनिट्रेशन है, डेवलपमेंट है, इसको समझो और ये कॉन्सेप्ट तोड़ बिठा दो अभी दिमाग में। इस ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एग्जांपल समझाया ये है मार्केट पेनिट्रेशन। अब आप बोलोगे सर ये मार्केट पेनिट्रेशन कैसे हुआ? ओके अब दूसरा ऐड सुनो, मेरा दूसरा ऐड सुनो। मैंने पहली बार जब प्रोडक्ट लॉन्च किया रूह अफ़ज़ा का, और मैंने बोला ये दूध के साथ आप ले सकते हो। ओके मेरा ऐड सुनो, मेरा पहला ऐड ऐसा था कि आप दूध के साथ ले सकते हो इसको, और ये ऐड मैंने चलाई 15-20 दिन। 15-20 दिन के बाद और एक नया ऐड किया, ये रूह अफ़ज़ा आप पानी के साथ भी ले सकते हो। अब आंसर क्या होगा? अब आंसर आपका होगा मार्केट डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन है मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन में सबसे बड़ा पॉइंट है मार्केट क्या है। तो एवरीबडी ओके लिसन केयरफुली एंड दिस इज वेरी बेसिक टू बी स्टार्ट विद। ओके आई होप एवरीबडी विथ मी राइट नाउ। ओके अब मेरे को बताओ, एज्यूम करो 100 यूजर्स अक्रॉस, बस 100 यूजर्स को लेते हैं अपन, 100 यूजर्स है। मेरा क्वेश्चन है पानी कितने जन पीते हैं? 100 के 100। और दूध? ओके नॉट एवरी 100%। तो मिल्क का कंजम्पशन क्या 100 में से फिल्टर होगा? तो अब टेक्निकली सुनो पहला पॉइंट, मैंने जब ऐड किया कि जो पानी पीता है, ओके मैंने बोला रूह अफ़ज़ा ले, ठीक है भाई साहब, तो यानी मेरे को बताओ कितने जन ने रूह अफ़ज़ा पीना चालू किया? 100 के 100 ने पिया है या नहीं पिया मालूम नहीं, पर मेरे लिए मार्केट कितना बड़ा था? 100 का। कितना सेल हुआ वो पूछ ही नहीं रहा हूं मैं, मेरा मार्केट कौन था? 100। मेरा मार्केट 100 था। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। और मैंने बोला भाई साहब अब रूह अफ़ज़ा आप दूध के साथ भी ले सकते हो। अब मेरे को बताओ क्या नया मार्केट कुछ आएगा क्या मेरे पास? नहीं। तो मतलब मेरे को बताओ ये 100 में से जो 40 जो दूध कंजम्पशन भी कर रहे हैं, क्या इनका कंजम्पशन डबल हो सकता है? तो मेरे को बताओ यहां पर क्या हो रहा है, कोई नया मार्केट आ रहा है या मेरा प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ रहा है? तो इसीलिए स्ट्रेटजी क्या हुई? मार्केट पेनिट्रेशन, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मालिक, एवरीबडी। ठीक है अब दूसरा एंगल देखो, मेरे को बताओ मिल्क कंजम्पशन वाले कितने जन थे? 40। तो जब मैंने पहली बार ऐड किया कि भाई साहब रूह अफ़ज़ा आप दूध के साथ ले सकते हो, तो मेरे को बताओ कितने कंजम्पशन मेरे पास थे या कंज्यूमर मेरे पास थे? 40। तो मेरा मार्केट कितने का था? 100 का नहीं था, 40। 40 में से कितने खरीदेंगे वो अलग इशू है, मार्केट कितना था? 40। अब मैं बोल रहा हूं रूह अफ़ज़ा आप दूध के साथ के अलावा पानी के साथ भी ले सकते हो। कंजम्पशन का बात नहीं चल रहा है, मार्केट साइज बताइए। 100। क्या मेरा मार्केट, नया मार्केट मेरे पास आया? कितने जन का नया मार्केट आया? 60। दिस इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मार्केट डेवलपमेंट डज नॉट गो विथ ओनली ज्योग्राफिकल टेरिटरी. Market development does not go with online or offline. Market development comes into picture even if a new consumer who was not with that point coming to me. I hope you are getting the point. तो कोई कंज्यूमर था जो कभी मेरा पॉइंट लेने ही नहीं वाला था, अब वो भी लेने लग गया, इसको हम क्या नाम देंगे? मार्केट डेवलपमेंट। ओके डोंट वरी, इसके एग्जांपल्स आते रहेंगे, लेकिन पहले बेस रेडी कर लेते हैं। यानी मार्केट डेवलपमेंट को कैटेगरी कैसे बनाओगे? आप खाली ज्योग्राफिकल रीजन में नहीं फंसोगे। आप ऐसा नहीं बोलोगे महाराष्ट्र ये वाला पॉइंट, ये नहीं, ऐसा मैंने बोला ही नहीं। कल का रात का एग्जांपल देख लो, कल के लेक्चर के लास्ट का एग्जांपल क्या था अपना? मैंने क्या बोला था, कहां पर चालू किया अपन ने? गुजरात। तो दैट इज कॉल्ड विच मार्केट डेवलपमेंट। अभी मैंने आज और एक एग्जांपल क्या समझा, अपन किधर गए? ऑनलाइन। ये भी क्या हुआ? पर लेकिन मार्केट डेवलपमेंट का स्कोप समझो, जो कभी मेरा कंजम्पशन नहीं करने वाला था वो भी अभी कर सकता है, मैं उसको स्कोप में लेके आता हूं, मैं दायरे में लेके आता हूं। ओके ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया? मार्केट कंजम्पशन। मतलब क्या हो गया? मार्केट डेवलपमेंट। थोड़ा सा और एक एग्जांपल बता देता हूं, लास्ट एग्जांपल। ओके सपोज मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं जो सिर्फ रिच क्लास यूज कर सकता है। रिच क्लास अमीर लोग। सर जैसे आज के केस स्टडी अपन जाने वाले एक 20 मिनट्स के बाद, एक 15-20 मिनट के बाद निरमा का वो ऐड चल नहीं रहा है, मैं वो देख रहा था ऐड चलाने के लिए। ओके वो ऐड चल नहीं रहा है इस केस में। ओके क्योंकि वो जैसे इस पे कनेक्ट हो रहा है तो वो वाईफाई के है, तो ऐड का पॉइंट अपन कल बाद में दिखा दूंगा मैं। बट मैं कॉन्सेप्ट जो समझाने के इसमें केस स्टडी में जाने वाले अपन, निरमा एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो कि सबसे सस्ते के लिए है, लोअर कॉस्ट के लिए। उसी तरह मैंने क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया? किसके लिए? हायर क्लास, रिच क्लास। यानी मेरा प्रोडक्ट जो लेने वाले है वो रिच क्लास ही है। अब समझने करो, वही रिच क्लास के लिए मैंने ऑफर्स निकाले। ये क्या आंसर है? मार्केट पेनिट्रेशन। वही रिच क्लास के लिए कुछ सेल्स प्रमोशन किया, पेनिट्रेशन। मैंने उसी के लिए कंजम्पशन बढ़ाया, पेनिट्रेशन।
लेकिन मैंने ऐसा प्रोडक्ट में चेंज किया जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई और उसकी वजह से वही प्रोडक्ट मैंने लोअर क्लास के लिए भी अवेलेबल करवाया। मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि अब मेरे पास नया मार्केट आया कि नहीं आया, जो मेरे पास आने वाला नहीं था। ओके, दैट इज हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डेवलपमेंट कम्स इनटू पिक्चर। ओके, अब मेरे को बताओ। ओके, मैं और एक एग्जांपल देता हूं लस्सी का। ओके, रूह अफ़ज़ा कैन बी टेकन विथ लस्सी ऑल्सो। लस्सी के साथ में भी रूह अफ़ज़ा डालो, ओके, चल जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? पेनिट्रेशन, पक्का। क्योंकि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका अजम्पशन होगा उन्होंने पहले प्रमोशन क्या डाला होगा? पानी के साथ। अगर उन्होंने प्रमोशन उल्टा किया, उन्होंने बोलेंगे वो लोग पहले प्रमोशन कैसे कर रहे थे? लस्सी के साथ, अब बोल रहे हैं पानी के साथ। मार्केट डेवलपमेंट। आई होप एवरीबडी क्लियर। एमसीक्यू में गड़बड़ होगी, थियरी में केस स्टडी में तो होगी, पर किस में साथ में होगी? एमसीक्यू। एमसीक्यू में गड़बड़ नहीं करनी। और एमसीक्यू मार्क कसम साला अपने लिए एक मार्क का एमसीक्यू हाथ का निकल जाएगा, खाली एक वर्ड ऊपर नीचे होगा। मार्केट डेवलपमेंट की जगह पेनिट्रेशन हो गया, या पेनिट्रेशन की जगह डेवलपमेंट। तो मेरे को बताओ, तीन चीजें अभी के लिए टेक्निकली थोड़ा सा क्लियर है क्या मालिक? मैं बोल ही नहीं रहा हूं बहुत तोड़ क्लियर है, मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा क्लियर, थोड़ी क्लैरिटी आई क्या? देखो, कल वाला क्लियर नहीं बोल रहा हूं, आज बेटर क्लियर है अभी, ठीक है। ओके, रूह अफ़ज़ा में जो मेरा फ्लेवर था रोज फ्लेवर था, मैंने उसके साथ में खस फ्लेवर निकाला। प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी फ्लेवर चेंज करना, ये किस में जाएगा? प्रोडक्ट। पैकेजिंग चेंज करना। ओके, समझ में कुछ आया एवरीबडी? ठीक है, सुनिए। और एक लास्ट लाइन, लास्ट कॉन्सेप्ट। ओके, ऑयल कितने ग्राम का ऑयल था अपना? 500 ग्राम का, हम ये निकाल रहे थे। और मुझे मालूम पड़ा प्रेस्टीज पॉइंट में क्लासेस होती है, और मैंने देखा प्रेस्टीज पॉइंट का कोई भी स्टूडेंट ऑयल खरीदता नहीं है 500 ग्राम, क्योंकि भाई यार कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ वाले लोग बोल रहे हैं भाई यार मेरे को छोटे पैकेट मिले तो ठीक है भाई, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं यार। आधा मतलब अगर मैंने आधा लीटर तेल मेरे ओके जो रूम है, जो शेयर्ड रूम है सब लोग के साथ में, अगर उधर रखा, अगले दिन मालूम पड़ा वो तेल में कुछ वड़ा फ्राई कर रहा है। अरे भाई हॉस्टल लाइफ है, हॉस्टल लाइफ या वो दोस्त वाली लाइफ। अरे मैं बोल रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट लाइफ इज दिस लाइफ ओनली। नहीं, उसके बाद वाली भी लाइफ अच्छी है, शादी होगी उसके बाद भी लाइफ अच्छी है, मतलब शादी होने के हनीमून पीरियड तक भी लाइफ अच्छी है, बच्चे होने के बाद भी लाइफ अच्छी है, लेकिन हर लाइफ का अपना अपना अलग मजा है। ओके, अभी लाइफ जीने का ऑब्जेक्टिव भाई कुछ अलग हो जाता है। तुम्हारे टाइम पे लाइफ जिए थे, कुछ ऑब्जेक्टिव अलग थे, उसके बचपन की लाइफ में अपने को घंटा याद नहीं क्या किया था, लेकिन कुछ तो था भाई। अभी अब अगर तुमने गलती भी की तो क्या है, 2 गाली सुनेंगे उसके बाद क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? इधर 2 गाली सुनना खाली काफी नहीं है, इधर कुछ अकेला किधर निकल के बता। मां कसम देखती तू कैसे निकलता। साला पापा मम्मी ने कभी रोका तक नहीं, बेटा तू अकेला जाना चाहता है, किधर जाना चाहता, जा बेटा जी अपनी जिंदगी। अभी अगर मैंने पूछा भी मैं जाऊं क्या, ओके, किसके साथ, ये मां कसम, ये तो अलग ही पॉइंट है, ये अलग ही, ये ऐसा है। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इफ यू अंडरस्टूड, इफ यू डोंट अंडरस्टूड, यू डिडंट अंडरस्टूड। If you didn't understood, go watch Pogo. I can't do anything about it. Okay, so product development, market development, understood? तो market development, product development और 3 चीजों को अपन बार बार डिस्कस करेंगे coming back to the original chapter. तो आई होप एंसॉफ का है, आपने रीड मारा, गुड इनफ, नहीं मारा तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन ये 3 चीजें मेरे को तोड़ चाहिए थी। ओके, तो बढ़िया से। अब सर चैप्टर 1 की बात करें, कल मैंने आपको बताया था, एक बार मेरे को एसएम का डेफिनेशन बता दीजिए। एसएम का डेफिनेशन, ओके, पहला पॉइंट, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। आगे, ओके, ऑफ क्या? डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, डूइंग व्हाट? एनालिसिस कौन से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर क्या बनाने का? फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज एंड इवैल्यूएटिंग एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ये जो 5 चीजें हैं, ये हम कम से कम 3-4 बार अलग अलग जगह कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने वाले हैं मालिक। थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ओके, वो माइन्यूट चेंजेस अपन देखेंगे। इसमें से मैंने आपको कल समझाया था कि अपना चैप्टर 1 क्या रोल प्ले करेगा। तो चैप्टर 1 रोल प्ले करेगा अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जिसमें से आज एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे मैं शुरुआत करता हूं मालिक। ओके, सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं आपके साथ स्क्रीन पे देखिए एक बार। ओके, मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, चैप्टर 1 की कहानी क्या रहेगी मालिक। तो चैप्टर 1 की कहानी में अपने को क्या क्या पढ़ना है। ओके, चैप्टर 1 की कहानी में ओके सबसे पहला हम बेसिकली डेफिनेशन देखेंगे मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी का।
दो चीज के डेफिनेशन लिखेंगे। सर मैनेजमेंट में आपको याद हो या ना हो, मेरे को कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा कंसर्न भी नहीं है। मैनेजमेंट बताते वक्त मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट के दो डेफिनेशन के दो इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन है मैनेजमेंट मींस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडल लोअर, एंड सेकंड मैनेजमेंट मींस अ प्रोसेस। और जब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जाएगा तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज अ प्रोसेस विच इज इन्फ्लुएंस्ड और बैक्ड बाय इन्फ्लुएंस पावर। अगर आपको याद होगा पहला डिस्कशन पंचायती। सेकंड स्ट्रेटजी का डेफिनेशन क्या पढ़ाया था मालिक में आपको? ओके, स्ट्रेटजी कौन सी है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है? ब्लूप्रिंट। किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का। क्या? डिजायर्ड क्या? तीन चीजें, इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। स्ट्रेटजी बात आती है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी के और दो तीन डेफिनेशन इर्द गिर्द समझाए हुए हैं। सर दो तीन डेफिनेशन क्या क्या रहेंगे देखेंगे अपन जाके। एक एंसॉफ याद है आपको? कल एंसॉफ ने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था अपने को? एंसॉफ ने क्या कॉन्सेप्ट समझाया आपको? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐसे समझाया ना। यानी उसने दो फैक्टर्स लिए। कौन से दो फैक्टर्स? मार्केट एंड प्रोडक्ट। एंसॉफ का स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन है, इस मार्केट और प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए जो आप काम कर रहे हो वो स्ट्रैटेजी है। एंसॉफ का डेफिनेशन क्या आता है? इस मार्केट या प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, आप जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या बोला मैंने इसके लिए? क्या कर रहे हो आप? ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजी। किसका डेफिनेशन है ये? एंसॉफ का। क्योंकि एंसॉफ, अब मेरे को बताओ, आपने प्रोडक्ट का नया पैकेजिंग किया, इसको कौन सी स्ट्रैटेजी बोली आपने? प्रोडक्ट का पैकेजिंग चेंज किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, एंसॉफ वही तो बोल रहा है, तुमने प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ की। ओके, और जो आपने काम किया वो काम इज स्ट्रैटेजी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो एंसॉफ का तो डेफिनेशन किसके ऊपर निर्भर है? दो शब्दों के ऊपर। कौन से दो शब्द? मार्केट एंड प्रोडक्ट। और इसके लिए आपने क्या किया वो स्ट्रैटेजी होती है। क्या किया मतलब एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज डन बाय ऑर्गेनाइजेशन, द एक्टिविटी डन बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव प्रोडक्ट एंड मार्केट इज नथिंग बट अ स्ट्रैटेजी। ये किसने बोला? एंसॉफ। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कितनी है? नाम? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। ये स्ट्रैटेजी बताने वाले कौन? ये तीन स्ट्रैटेजी। एक्सपांशन में बताने वाला एक तरीका था एंसॉफ, जो अपन ने डिस्कस किया। लेकिन ये तीन स्ट्रैटेजी ऐसी होती है, स्टेबिलिटी ऐसी होती है, एक्सपांशन ऐसा होता है, रिट्रेंचमेंट ऐसा। ये बताने वाले कौन है सर? ये है ग्लूक एंड लॉरेंस। ग्लूक एंड लॉरेंस, GLUECK। अब प्रोनाउंसिएशन तुम्हारे हिसाब से देखो, इंग्लिश में फर्क आ सकता है। अगर आप बहुत तोड़ स्कूल से रहेंगे, और क्योंकि मैं भी इंग्लिश स्कूल से हूं, लेकिन बेसिक इंग्लिश स्कूल, तो ऐसा हो सकता है मैं उसको ग्लूक बोल रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से ग्लूश, किसी के हिसाब से ग्लूपी। साला अपने को मतलब हो डिफरेंस है भाई। और ये डिफरेंस मैं घर पे भी देखता हूं, मतलब मेरी वाइफ में नहीं, मेरी डॉटर में है। डॉटर इज फ्रॉम IG बोर्ड, वो इंटरनेशनल बोर्ड, स्टैंडर्ड बोर्ड में डाला हुआ उसको। माँ कसम, उसकी इंग्लिश हाड़ी टेढ़ी इंग्लिश रहती वे। आधे टाइम मेरे को समझ में नहीं आती क्या बोलती, फिर मैं उसको बोलता हिंदी में बोल। आधे टाइम इंग्लिश पिक्चर को इंग्लिश में देखती है, पागल। इंग्लिश पिक्चर को इंग्लिश में देखते हैं क्या? बेवकूफ है क्या? साला इमोशन कैसे आएगा? तूने दिल तोड़ा, यू ब्रोक माई हार्ट। इमोशन आने के लिए हिंदी 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 हिंदी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं इंग्लिश के अपोज में नहीं हूं, मैं फीलिंग्स पे हूं। इंसान का जन्म फीलिंग्स के लिए हुआ भाई। नहीं तो मेरे को बता, तेरी तो एक आत्मा है, मेरी भी एक आत्मा है। आत्मा आके निकल जाती थी, आत्मा खेलती थी, फिर शरीर क्यों दिया? इट्स ऑल अबाउट लिविंग द लाइफ एंड हैविंग फीलिंग्स। तो कभी अगर मैंने इंग्लिश में कुछ बोल दिया, मेरी बेटी सुधाती, पापा ऐसा नहीं, दिस इज नॉट द वर्ड। मैं बोले फिर बाद में मालूम पड़ता है मेरी बेटी है, मां कसम। तो भाई साहब, ग्लूक एंड लॉरेंस, उसमें से जो ग्लूक है GLUECK, ये जो ग्लूक है, इन्होंने भी एक अपना डेफिनेशन दिया। ये बोलते हैं आप जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हो, इंटीग्रेटेड प्लान बनाते हो, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लान बनाते हो, स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहे हो, एक्सपांशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहे हो, रिट्रेंचमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक यूनिफाइड, एक इंटीग्रेटेड प्लान जो बनाते हो, ये प्लान ही एक स्ट्रैटेजी है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक इंटीग्रेटेड प्लान, एक यूनिफाइड प्लान विच इज डेवलप्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, विच इज डेवलप्ड टू अचीव।
इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। पर ये किसका डेफिनेशन हुआ? ग्लूक। तो आपके अलग अलग नामों ने डेफिनेशन दी है, ठीक है। ओके, क्या सर ये हमें डेफिनेशन याद रखना है? थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं। अपना एसएम का सिलेबस सालों से चला आ रहा है, ओके, लेकिन अपन अपना एसएम का सिलेबस 2 पॉइंट के लिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे। एक है May 24 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, और एक है उसके पहले वाले। ओके, आपके जो अटेम्प्ट्स है अप्रोक्सीमेटली 2018 से नया सिलेबस आया था, लेकिन कोविड के बाद सिलेबस में ड्रामेटिक चेंज हुए। ड्रामेटिक चेंज, ड्रामेटिक मतलब मैं आपको बता रहा हूं बहुत अपसाइड डाउन हुआ। ओके, तो 2021 के बाद वाला सिलेबस हम अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगे 2021 तक। अगर आप उसके पहले देखना चाहते हो एसएम का देख सकते हो, लेकिन आपको जमीन आसमान आंसर कॉन्सेप्ट चेंज मिलेंगे हमारे का। क्या सर ऐसा चेंजेस होता है? अरे आपको मैं ये अटेम्प्ट और इसके पहले वाली बुक में डिफरेंस बता दूंगा। May 24 के अटेम्प्ट का पॉइंट और उसके पहले वाली बुक में आपको बताऊंगा, एक ही कॉन्सेप्ट समझाया इंस्टीट्यूट ने, उसको दोनों को अलग किया है, दोनों को अलग। अब क्यों किया वो मेरे को अपने को मालूम ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने लिखा भी नहीं है कारण। तो टेक्निकली अगर अपन दिसंबर 2021 से लेकर ओके नवंबर 2023 तक जाते हैं, तो अपने को ऐसे कोई डेफिनेशन की क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं, कहीं पर भी नहीं दिखेंगे ना। इतने डेफिनेशन भी नहीं थे उधर, खाली एक डेफिनेशन होता था स्ट्रेटजी का ओल्ड सिलेबस में। May 24 में फर्स्ट टाइम था जब ये डेफिनेशन बहुत आया। पिछले बैच में अपन ने इसको बहुत शिद्दत से मतलब अपन ने वैसे ही कवर किया, हाँ भाई डेफिनेशन याद रखो याद रखो याद रखो। May 24 के एमटीपी आरटीपी एमटीपी दोनों क्वेश्चन पेपर है, यानी 4 डेटाबेस हो गए तुम्हारे लिए, ओके, और तुम्हारे लिए और 4 आने वाले हैं। कौन से वाले? सितंबर, यानी यू विल बी मच बेटर पोजीशन भाई। सरप्राइज किसके लिए था? मे वालों के लिए। तुम्हारे लिए तो 2 भाई 8 पेपर बहुत हो गए। तो भाई साहब मैं 4 पेपर के बेसिस पे बता रहा हूं, 4 पेपर के बेसिस पे अभी तक कोई भी क्वेश्चन डिफाइन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे, डिफाइन स्ट्रैटेजी पे नहीं आया, पर हां डिफाइन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आया। और मेरे को नहीं लगता स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट याद रखने में कोई दिक्कत भी आएगी, मॉडिफाई करेंगे उस आंसर को, लेकिन लॉजिकली याद है क्या ना मालिक? तो स्ट्रैटेजी कितने डेफिनेशन दिखाए? 3। पहला डेफिनेशन नोट्स में मत देखो, नोट्स का बाद मैं आपको बता दूंगा, ये पेज अपने को रीड मारने का है। तो डेफिनेशन 3 डेफिनेशन कौन से? पहला डेफिनेशन स्ट्रैटेजी, फटाफट बताओ स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन। स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन डेस्टिनेशन। सेकंड, एंसॉफ ने भी कुछ बताया। एंसॉफ ने बोला ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी और 2 वर्ड एंसॉफ प्रोडक्ट एंड मार्केट, इनके बीच में जो थ्रेड है जिसकी वजह से आप एक्टिविटी कर रहे हो, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजी। यानी आपने काम क्यों किया? ताकि आपके पास प्रोडक्ट और मार्केट ओके जैसा आप चाहो वैसे हो सके। और तीसरा ग्लूक एंड लॉरेंस ये बोलते हैं कि आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हो, आप इंटीग्रेटेड प्लान बनाते हो, आप यूनिफाइड प्लान बनाते हो, और ये प्लान से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का मकसद हासिल करते हो। और ऑर्गेनाइजेशन का मकसद हासिल करना इस प्लान से, इस प्लान को हम नाम क्या देंगे? स्ट्रैटेजी। तीसरा डेफिनेशन, ओके सर। लेकिन इंस्टीट्यूट बोले नहीं भाई 3 डेफिनेशन में तो शांति दूंगा ही नहीं मैं तेरे को, चौथा और एक डेफिनेशन। सर किसने दिया? इंस्टीट्यूट ने। तो सर पहला वाला डेफिनेशन किसने दिया था? इंस्टीट्यूट ने। यानी इंस्टीट्यूट ने अपने आप से कितने डेफिनेशन दे दिए? 2। तो पहला डेफिनेशन कौन सा था? लॉन्ग टर्म वाला, वो किसका डेफिनेशन है? इंस्टीट्यूट का, यानी मॉड्यूल का। दूसरा डेफिनेशन किसका था? एंसॉफ। तीसरा डेफिनेशन किसका? एंड चौथा डेफिनेशन ओके इज इंस्टीट्यूट का अगेन। सर चौथा डेफिनेशन क्या है? ये डिस्कस किए हुए, लेकिन टेक्निकली बहुत आसान सा डेफिनेशन है। सर चौथा डेफिनेशन क्या है? ओके, स्ट्रैटेजी मतलब गेम प्लान। स्ट्रैटेजी मतलब गेम प्लान विच इज मैनेजिंग द बिजनेस, विच इज मैनेजिंग द बिजनेस। ओके वापस चाहिए, स्ट्रैटेजी इज अ विच इज यूज्ड टू मैनेज द बिजनेस। वापस चाहिए, स्ट्रैटेजी इज अ विच इज यूज्ड टू okay and it is to manage the business, it is used to take 5 things. First अपन को चाहिए मार्केट पोजीशन, सेकंड अपन को चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तीसरा अपने को मैनेज करना है अपना ऑपरेशन। अपने को मैनेज क्या करना है? अपना ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब समझ रहा है? फैक्ट्री वैक्ट्री प्रोसेस समझ रहा है? वो ऑपरेशन करना, उसको भी अपन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। वापस आते हैं, मेरे को क्या क्या मैनेज करना है? अच्छा स्टार्ट क्या हुआ? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। वंस अगेन लास्ट टाइम, स्ट्रैटेजी इज अ to manage the business in areas of कौन से एरियाज में? 5। पहला एरिया ओके मार्केट पोजीशन, सेकेंड एरिया, तीसरा एरिया ऑपरेशन, चौथा एरिया टू कंपीट, चौथा एरिया टू एंड पांचवा एरिया 1 साल के बाद क्या चाहिए? वो क्या था? टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो फाइनलाइज द डेफिनेशन। डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? Strategy is a game plan which is used to
मैनेज द बिजनेस टू अचीव और टू गेन मार्केट पोजीशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्या क्या है, ऑपरेशन। ओके, ऑपरेशन के बाद चौथा सिनारियो टू कंपीट, टू कंपीट, अरे कंपीट तो करना ही पड़ेगा ना। ओके, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। आई होप क्लियर है मालिक। ऑप्शन है नहीं, रटना पड़ता है, एक बार का पॉइंट है, डेफिनेशन है, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा है। पर अपन इधर एंड नहीं करेंगे ये चीज को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, जो ऑल टुगेदर सबको आता है। मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव। इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। याद आया ना मालिक? तो मेरे को बताओ कौन से केस में अपन एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, इंटरनल एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम समझते हैं और अपने सारे स्ट्रेंथ और वीकनेस को एडजस्ट करते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं करना क्या है। ये किस में करते हैं? प्रोएक्टिव। किस में अपन डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद मार्केट में चेंजेस हुए उसके हिसाब से अपन अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो विच इज एडेप्टिव? विच इज एडेप्टिव स्ट्रैटेजी? एडेप्टिव। प्रोएक्टिव इज एडेप्टिव, रिएक्टिव इज एडेप्टिव। समझ में आया? ओके, ये अगर मैंने आपको पूछा स्ट्रैटेजी कौन सी अच्छी है, आपका आंसर क्या होगा? ब्लेंड। आपका आंसर मसाला कैसे लिखोगे, कंटेंट कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे कंटेंट? सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप प्रोएक्टिव समझाओगे, फिर बाद में क्या समझाओगे? रिएक्टिव। फिर आप बोलोगे स्ट्रैटेजी कैन बी प्रोएक्टिव ऑल्सो रिएक्टिव, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी विल बी ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। इस तरह से रहेगा। हम अपने क्वेश्चन बैंक में लिखेंगे। ओके, वॉल्यूम 2 जिस दिन मैं मंगाऊंगा आपसे। ओके, अभी चालू हुआ, एक 4 लेक्चर अपने इसके अंदर जाने वाले हैं, 4 से 5 लेक्चर डिपेंडिंग ऑन विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद अपन जाने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन बैंक लिखने के लिए, आंसर लिखने का तरीका। आई होप क्लियर है मालिक? पहला केस ये है। ओके, तो इसके अंदर मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी के कितने डेफिनेशन देखे? 4। और स्ट्रैटेजी के 4 डेफिनेशन के साथ में अपन ने क्या पढ़ा? स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव, स्ट्रैटेजी इज रिएक्टिव। आई होप क्लियर है मालिक? ठीक है। ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज कॉन्सेप्ट पॉइंट के लिए और 2 पॉइंट मेरे को समझाने हैं। मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी कौन से लेवल पे बनाई जाती है? सारे मतलब नाम 3 लेवल, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। आई होप सब लोग का सटीक आंसर है। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन है और कॉर्पोरेट लेवल वाला मैनेजमेंट चोमू है, क्या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी? स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन है लेकिन मैनेजमेंट चोमू है। स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन है, मैं बता रहा हूं बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैनेजमेंट चोमू है, क्या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी से सक्सेसफुल हो रहा है या मैनेजमेंट से? तो अब मैं दूसरा एग्जांपल बोलता हूं, आपने बोला मैनेजमेंट से, तो मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट बहुत तोड़ है। दोनों से, यानी आपको दोनों बेस्ट चाहिए। क्या दोनों बेस्ट चाहिए? मैनेजमेंट भी बेस्ट चाहिए, स्ट्रैटेजी भी बेस्ट चाहिए। तो मेरा एक आंसर बताइए, इज स्ट्रैटेजी, एक स्टेटमेंट सुनिए मेरी, कान खुले, इज स्ट्रैटेजी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट? सुनिए स्टेटमेंट ध्यान से, इज स्ट्रैटेजी अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड अलर्ट मैनेजमेंट? समझा क्या? इंटरप्रिटेशन समझा क्या? घाई घाई में अपन ने यस बोला है। सुनिए पहले, इज स्ट्रैटेजी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट? नो, स्ट्रैटेजी ये हो ही नहीं सकता। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी सब्स्टिट्यूट किसका? मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? रिस्पॉन्सिबल एंड अलर्ट। मेरे भाई और बहनों, आत्मा है कि गई है ना मालिक? जिसकी जिसकी गई गई वापस लेके आई गया आत्मा। तो स्ट्रैटेजी, जिसकी नहीं आए मर जा। ओके, मर जा मतलब कंटेक्चुअली इमोशनली मत लेना भाई, और साला तोड़ तू मर जा, तू कीड़े पड़े तातेड़, तेरे कीड़े पड़े तू मरे, ऐसा ऐसा मत करना। मेरे को बताओ आपको अलर्ट मैनेजमेंट क्यों चाहिए? आपको रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट क्यों चाहिए? अरे जान छोड़ दो ना, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है ना रे। आपको आंसर मालूम है, 5 मिनट पहले डिस्कशन किया है, रिएक्टिव। स्ट्रैटेजी अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन भाई एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो स्ट्रैटेजी को भी तो चेंज, और वो चेंज कौन कर सकता है? अलर्ट मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। अच्छा, आई होप क्लियर है मालिक? ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट मेरा, क्या स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस हो सकती है? क्या स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस? फ्लॉलेस की मतलब फ्लॉलेस, FLAWLESS, फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मतलब क्या स्ट्रैटेजी में कोई कमियां नहीं रहेगी? रह सकती है या नहीं रह सकती है?
रह सकती है। ओके भाई पॉसिबल है। तो स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस। कैन स्ट्रैटेजी बी रिजिड? कैन स्ट्रैटेजी बी रिजिड? नहीं भाई साहब, रिजिड नहीं होगा। ओके रीजन सिंपल है, स्ट्रैटेजी को क्या होना जरूरी है, रिजिड या फ्लेक्सिबल? क्यों फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? ओके समझ में आ रहा है? तो याद रखना, स्ट्रैटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल एंड pragmatic. Okay, it's pragmatic. Okay, the logic of pragmatic is it does not go only on ideas. Realistic data पे काम कर रहा है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रिजिड या फ्लेक्सिबल? ओके स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? pragmatic, 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 pragmatic. pragmatic का मतलब होता है सर, इट डज नॉट गोज ओनली ऑन आइडियाज। फिलोसॉफी नहीं झाड़ रहे हो आप, अब एनवायरमेंट की स्टडी करके काम कर रहे हो। तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? प्रैक्टिकल, मतलब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और प्रैग्मेटिक। आई होप क्लियर इधर तक। ये है अपना पहला सेट जो डन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 1 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो जाता है चैप्टर 1 का, जिसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट ये पॉइंट है, अपन एसएम पढ़ेंगे इसमें। सर एसएम का फुल फॉर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और इसके 5 स्टेप्स तो सबको याद है। ओके ये एसएम पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट आपका एसएम का रहेगा। तीसरा पार्ट आपका वीएमजीओ का रहेगा, विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड आपका आखिरी पार्ट रहेगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर स्ट्रैटेजी। कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है फॉर स्ट्रैटेजी? 3। सर प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है? मैं वापस बता रहा हूं, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल होना, आइडियाज पे नहीं जाना, फिलॉसफी नहीं झाड़ना। तुम प्रैक्टिकली बताओ क्या होगा, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? अच्छा 3-4 वर्ड में एक बार रिपीट कर देता हूं। स्ट्रैटेजी शुड बी फ्लॉलेस, शैल बी फ्लॉलेस? नहीं, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस। स्ट्रैटेजी विल रिप्लेस रिस्पॉन्सिबल और अलर्ट मैनेजमेंट? नो, नॉट एट ऑल। स्ट्रैटेजी विल बी फ्लेक्सिबल? स्ट्रैटेजी विल बी रिजिड? नहीं। ओके एवरीबॉडी क्लियर? स्ट्रैटेजी विल हैव इंपैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑल्सो, दोनों। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर मैं कुछ स्ट्रैटेजी बनाता हूं, क्या इमीडिएटली कुछ इंपैक्ट हो सकता है बिजनेस पे? लेकिन ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के रिजल्ट के लिए कर रहा हूं, तो क्या शॉर्ट टर्म भी इंपैक्ट हो सकता है? दिमाग में बिठा देना, स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट बोल रहा हूं। कोई भी नहीं बोलेगा कि स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए इंपैक्ट होगी। स्ट्रैटेजी कैन हैव इंपैक्ट ऑन शॉर्ट टर्म ऑल्सो, लॉन्ग टर्म ऑल्सो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का एग्जांपल, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो। अगर मैंने कुछ प्रमोशन किया, क्या इमीडिएटली सेल्स बढ़ सकता है? लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो नेगेटिव इंपैक्ट करे। ओके दूसरा वे, अगर मैंने कुछ डिसीजंस लिए, ऐसा हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो शायद फायदा ना दे सके, लेकिन ओवर ए पीरियड मेरे को फायदा दे। मल्टीपल चीजें है। ओके अब मेरे को बताओ, टेस्ट सीरीज आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? टेस्ट सीरीज देना एग्जाम का अपना अपना शॉर्ट टर्म, और एग्जाम का लॉन्ग टर्म अपने लिए क्या होगा? इंटर पास होना। आई होप क्लियर मालिक एवरीबडी? तो इंटर क्लियर होना आपके लिए लॉन्ग टर्म है, और टेस्ट सीरीज देना आपके लिए शॉर्ट टर्म है। तो मेरे को बताओ, पढ़ाई करने का इंपैक्ट किधर तक आता है? खाली लॉन्ग टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा? आएगा, पर शॉर्ट टर्म के रिजल्ट से क्या आप उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म पे देख सकते हो क्या मालिक? अरे हाँ या ना? एवरीबडी पक्का? अरे सर तोड़ सर, नमस्कार सर। सर यस मालिक। सर सर अरे क्या सर, आइए ना सर, आओ ना सर, अश्वत को मिल लेंगे सर। सर अश्वत को मिल लेंगे सर, आजा अश्वत आजा आजा, आओ नहीं तो विनोद सर इज देयर। तो विनोद सर इज देयर विथ हिज 2 प्रोडक्ट्स। तोड़ मालिक, अश्वत एंड अवनी तोड़। काय बोलेल अश्वत को? चिऊ चिऊ चिमनी। तो बोली एक डायलॉग तो सर, अरे नहीं डायलॉग छोड़ दो डायलॉग। अरे कुछ नहीं, वो बच्चे अमित चाचू कैसे पढ़ाते देखना बोल रहे थे, तो मैंने सोचा दिखा लेते। यस क्या बोले थे? क्या कुछ वो जोक सुनाने क्या? बोलो पीली पीली बोल। पीली बोल पीली तेरी चड्डी गीली।
तो मेरे भाई और बहनों, तो जोक भी सुना, हाँ? क्या बोल रहे? मेरे डीमार्ट, निरमा, हाँ तो जा ही रहा हूं उमेश भाई। तो भाई और बहनों, तो मेरा पहला स्ट्रक्चर एक बार रेडी करो। चैप्टर 1 मैं आ ही रहा हूं। चैप्टर 1 का लॉजिक क्लियर है? तो चैप्टर 1 में कितनी चीजें पढ़नी है? 4। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से अपन ने आज का स्ट्रक्चर क्या काम किया? स्ट्रैटेजी। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा जो केस स्टडी है, एडवर्टाइजिंग मैंने आपको बताया। ओके, यूट्यूब का वीडियो का कुछ तो इशू है, मैं विनोद सर से पूछ भी लूंगा क्या सीधे, वो चलता नहीं है सर इसमें यूट्यूब, वो लगाने के बाद कुछ तो इशू आता है। और हाँ, तो करना पड़ेगा सर सॉल्यूशन कुछ। सर करेंगे, सर करेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, एक 10 मिनट कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, और निरमा की स्ट्रैटेजी कैसे वर्क हुई, और बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी क्या काम हो रहा है, और कैसे आप अपने बिजनेस को इंटैक्ट रखते हो वो देखिए। निरमा का ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या था? वॉशिंग पाउडर। ओके, 1980 में वॉशिंग पाउडर का मार्केट शेयर was 60%। ओके, 60%। याद होगा आपको, मैंने एग्जांपल समझाया 100%। ओके, निरमा वाज ए कॉस्ट लीडर, और कॉस्ट लीडर मतलब सबसे सस्ता। मैं आपको बता रहा हूं, उस टाइम पे जो 13 रुपए का वॉशिंग पाउडर था, जो सर्फ एक्सेल था, निरमा 3 रुपए का 1 किलो सर्फ के एक्सेल सामने दे रहा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कॉस्ट लीडर कितना खतरनाक था, और उसमें वो प्रॉफिट कमा रहे थे। तो 1980, ओके, द मार्केट शेयर वाज हाउ मच परसेंटेज? 60। एंड 2019 में आते आते मार्केट शेयर इज 6%। उस मतलब वो निरमा वॉशिंग पाउडर का। बट देन ऑल्सो द ओनर, ओके, करसन भाई पटेल। ओके, अगर आपने 2019 की फोर्ब्स की लिस्ट देखी होगी, द ओनर ऑफ निरमा इंडस्ट्री लिमिटेड, ओके, करसन भाई पटेल इज अ टॉप 30, ओके, रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया में है। मां कसम, मार्केट शेयर खाली 6%, फिर भी ओके, रिचेस्ट इज ओनली बिकॉज ऑफ सम स्ट्रैटेजीज। ओके, यानी ऑल टुगेदर है, उन्होंने वो पॉइंट के लिए क्या किया। तो एक छोटी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री इनकी ऐसी है। ओके, करसन भाई पटेल इज बेसिकली ओनर एंड फाउंडर ऑफ निरमा वॉशिंग पाउडर। 1945 में उनका बर्थ हुआ। 1945 के बाद, ओके, एक्चुअली पठान, गुजरात में एक गांव है पाटन, वहां पर उनका बर्थ हुआ। उनके फादर फार्मर थे। ओके, उनका ड्रीम क्लियर था कि उनके बच्चे पढ़ ले, एंड इसीलिए उन्होंने करसन भाई पटेल इनको बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग में करवाया। Once he cleared his examination, okay, his background थोड़ा सा brief में ऐसे दिखे, he did whatever he want, he did, he start with a job which is for lab assistant. Later on he joined Lal Bhai Group Cotton Mills. मैक्सिमम डेटा, मैं एक चीज पहले एक बार बता दूं, मैक्सिमम डेटा मैंने गूगल, विकीपीडिया, अदर वीडियोस, मल्टीपल चीजों से मैंने गैदर किया है। ओके, कुछ हो सकता है कुछ डेटा ऑथेंटिकेट ना हो, लेकिन मैंने पेपर्स ट्रेल चेक किए हुए हैं कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ डेटा ही मैंने लिया हुआ है। मैं खाली गूगल पे दिखा और न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं है, वो डेटा मैंने अवॉइड किया हुआ है। पर हो सकता है उसमें 19-20 कुछ पॉइंट पे हो। तो कॉलेज होने के बाद ही गॉट वन गवर्नमेंट जॉब, एंड गवर्नमेंट जॉब वाज इन द जियोलॉजी एरिया, माइनिंग वाले एरिया में। एंड इन 1969 ही वाज इनटू दैट गवर्नमेंट जॉब, वेल सेट, मतलब तोड़ पगार चल रही थी, बस सब कुछ तोड़ चल रहा था। बट 1969 वाज ए एरा जहां पर अपने फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे इंडिया में, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजिंग वाज विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस में उनका एक ड्रीम पैदा हुआ, एंड दैट इज ही थॉट ऑफ क्रिएटिंग वन वॉशिंग पाउडर विच विल बी वन ऑफ द लोएस्ट इन कॉस्ट अक्रॉस कंट्री। बिकॉज 1965 में इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था कि भाई साहब वॉशिंग पाउडर एक प्रीमियम माना जाता था, अमीरों का प्रोडक्ट माना जाता था। सर कौन सा वॉशिंग पाउडर? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। याद है लाइफ बॉय, उनका एक वॉशिंग पाउडर था सर्फ एक्सेल, वही वॉशिंग पाउडर था, एंड इट वाज यूज्ड ओनली बाय प्रिविलेज ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट बाय एवरीवन। तो बाकी सब कपड़े कैसे धोते थे? दे वर यूजिंग सॉल्ट, सोडा, ऐश, राख होती है ना, इसको यूज करके कपड़े धोया करते थे। इन्होंने तब एक ड्रीम लाया कि मां कसम अपन एक ऐसा वॉशिंग पाउडर निकालेंगे जो सबसे सस्ता होगा। दैट टाइम ही थॉट ऑफ द ड्रीम, यानी उनके पहली बार दिमाग में आया कि वॉशिंग पाउडर निकालना है। इट वाज ओनली ड्यूरिंग दैट 1969।
by watching that washing powder was only used by privileged group. Okay, he started with that searching, innovation, experiment करना चालू कर दिया, लेकिन at the same time आपको समझना, मतलब ये पॉइंट समझना जरूरी है कि जॉब पे भी थे वो. कौन सी जॉब थी? गवर्नमेंट की. तो गवर्नमेंट की जॉब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं, तो ही डिडंट कॉम्प्रोमाइज और रात को एक्सपेरिमेंट करते थे. लेकिन वो एक्सपेरिमेंट एकदम फास्ट ट्रैक कब हुआ? इट वॉज वन ऑफ द इंसिडेंट, ओके, विच वॉज, तो लॉजिकली करसन भाई पटेल का ड्रीम क्या बन गया? ओके, द टारगेट क्या बन गया? लो कॉस्ट. यानी मेरे को बताओ, उनको डिफरेंशिएशन लाना था या कॉस्ट लीडर बनना था? डिफरेंशिएशन कौन कर रहा था? सर्फ एक्सेल. आई डू थिंक समझ में आ रहा है. प्रोडक्ट लॉन्चिंग. तो अपन ने क्या करना है, मैंने आपको क्लियर बताया. 100 का मार्केट होता है, 100 में से कोई लोग कॉस्ट लीडर के पास जाएंगे, कोई डिफरेंशिएशन, बचा कुचा फोकस. तो टेक्निकली यानी उनका ड्रीम आ गया था, लेकिन ही ट्राइड विद एक्सपेरिमेंट एंड अदर थिंग्स, बट उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो स्केल्ड अप हुआ जब उनकी बेटी की डेथ हो गई. ओके, उनकी डॉटर, ओके, डॉटर एक बार स्कूल से आ रही थी और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई. एंड ही वाज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड और लविंग, मतलब उनके 2 सन्स और 2 डॉटर्स थे, जिसमें से एक डॉटर की डेथ हो गई इन चाइल्डहुड ओनली. एंड दैट वाज ए इग्निशन पीरियड. और उनका नाम था निरुपमा, एंड प्यार से उनको क्या बोलते थे वो? निर्मा. एंड दैट, वो डेथ होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आई नीड टू, ओके, मतलब मेरे को मेरी बेटी के लिए कुछ करना है. एंड देन, ओके, समथिंग अराउंड इन 1970s एरिया उन्होंने एक वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया. बहुत एक्सपेरिमेंट किए, ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्मॉल में बता रहा हूं. उन्होंने मल्टीपल ट्रायल्स किए, यानी दिन में वो काम करते थे, रात को खुद के एक्सपेरिमेंट, पैशन के लिए, क्योंकि बेटी की डेथ होने के बाद उन्होंने ठान ली थी कि मैं प्रोडक्ट लाऊंगा ही लाऊंगा. And then one fine day the dream entered into reality and he brought one washing powder which is one of the lowest cost. सबसे इंपॉर्टेंट वॉशिंग पाउडर की खास बात क्या थी? ओके, फॉस्फेट फ्री था. आई डोंट नो कितने जन को केमिकल वर्ड मालूम रहेगा. फॉस्फेट फ्री, जो एनवायरमेंट के लिए इंपैक्ट नहीं हो रहा था, इवन हैंड्स जो होते वो खराब नहीं हो रहे थे, इंपैक्ट डैमेजिंग नहीं कर रहे थे. He brought that washing powder and most important, the experiment was, मतलब after multiple experiments, it was so successful and that product was named against his daughter and that is called Nirma. और उसके अंदर अगर पता नहीं आपने देखा, अभी वो एड में दिखा, मैं बोला ना यूट्यूब का एक एड देखोगे, उसमें मालूम है एक लड़की बताई गई है निर्मा में. वो निर्मा का जो फोटो है उनकी लड़की को रिप्रेजेंट करता है. तो उन्होंने वही किया एंड मां कसम तोड़ डिटर्मिनेशन से वो पाया पॉइंट लेके आए. लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था सर्फ एक्सेल बाप खड़ा था. कैसे? रिटेलर के पास जाएंगे, बोलेंगे 3 रुपए का साबुन बेचना है. रिटेलर बोलेगा भाई 13 रुपए लेके मैं 10 रुपए कमा रहा हूं, तेरे 3 रुपए में क्या कमाऊंगा? और टेक्निकली इट वाज दैट एरा जहां पर कपड़े धोना, अरे मतलब नहाने के लिए साबुन प्रीफर करना मुश्किल था, कपड़े धोने के लिए इसको बेचना. तो करसन भाई पटेल के पास ऑप्शन नहीं था. रिटेलर ने मतलब मल्टीपल स्ट्रगल रहे, मतलब रियल स्ट्रगल एक्चुअली बाद में चालू हुआ जब प्रोडक्ट निकल चुका था. देन ही वेंट, घर घर गए, घर घर गए, घर घर गए, घर घर गए. खुद कब जाने लगे? मां कसम, दिन में तो जॉब थी. जॉब से आने के बाद वो जो उनकी लोकेलिटी है वहां पर जाने लगे और वो निर्मा का प्रोडक्ट बेचने लगे. एंड निर्मा का प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी? 3 रुपया, और वो 13 रुपए में है. इसीलिए पब्लिक ने लिया. कौन सी पब्लिक ने लिया? जो लो क्लास. उन्होंने लेना चालू किया, प्रोडक्ट यूज करना चालू किया. ओके, मालूम है 3 सब चीजें सबसे तोड़ थी उनके प्रोडक्ट में. और वो 3 चीजें, मतलब मैं बेसिकली बता रहा हूं, 3 चीजों पे उनके पास बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट था. वन वाज क्वालिटी वाज तोड़, सेकंड कॉस्ट वाज लो, एंड थर्ड ही हैज प्रॉमिस्ड अगर प्रोडक्ट से कपड़े सही तरह से नहीं धुले मैं पैसे पूरे वापस दूंगा. ओके, मालूम है ना वो रिफंड पॉलिसी, वो कॉन्टेक्स्ट. एंड उन्होंने किया. ओके, एंड आपको बता रहा हूं माउथ टू माउथ वो प्रोडक्ट तोड़ सक्सेसफुल हो गया. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो अब आया कि ये तो इतने में ही रह गया. अपना मार्केट कितना रह गया? मार्केट साइज बड़ा या छोटा ही था? क्योंकि वो लोकली पहुंच रहे थे. एंड देन ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, जो सबसे पॉइंट उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मैं ऐसा जॉब पे रहा और निर्मा को रहा, कभी निर्मा प्रमोट नहीं होगा. ही लेफ्ट ए जॉब इन 1972 एंड ही स्टार्टेड ए फैक्ट्री और लोगों को बुलाया और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि इसके पहले तक 1972 के पहले तक वही 1969 से 1972 की कहानी यही है. उसके में बीच में प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना, सब कौन कर रहा था? करसन भाई पटेल. ही लेफ्ट दैट जॉब एंड स्टार्टेड ए फैक्ट्री. यानी आप याद रखिए एक चीज, तो रियल स्ट्रगल कब चालू होता है? जब आप आराम की जिंदगी छोड़ के जाते हो और आपके लाइफ में स्ट्रगल चालू होता है. एंड वंस दैट इज स्टार्टेड, ओके, द फैक्ट्री वाज स्टार्टेड इन अहमदाबाद. द प्रोडक्शन के लिए लोग थे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग थे. शायद आपको याद आए क्या सर? सिंपल स्ट्रक्चर्ड एंटर इनटू फंक्शनल. याद आया? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके, मैंने क्या बोला था? इनिशियली हमेशा कोई भी किससे स्ट्रक्चर से जाएगा? सिंपल. लेकिन जैसे वो ग्रो करना चाहेगा, सिंपल से ग्रो
नहीं हो पाएगा तो उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन के लिए एक आदमी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक आदमी, ओके, डिसीजन मेकिंग के लिए एक आदमी, ओके, दैट वाज डन इन 1972। तब उनको मालूम पड़ा उनकी टक्कर किसके साथ है? ओके, एचयूएल के साथ, क्योंकि तब तक लोकल था, तब तक ज्यादा टक्कर का सोचा नहीं गया था। एंड 1975 वाज द एरा। ये एक एड एजेंसी, मेरे को नाम पूर्णिमा एडवर्टाइज एजेंसी वाज अ एड एजेंसी जिन्होंने वो जिंगल निकाला। सर कौन सा? सबकी पसंद निरमा। ओके आगे वाला वो जिंगल मेरे को बताने का था, पर वो जिंगल यूट्यूब पे अभी मैं बता नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं गा रहा हूं, तो मेरी आवाज एकदम सुरीली नहीं है, लेकिन मां कसम इमोशन है। तो सर ये टीवी एड नहीं था, ये टीवी एड नहीं था, जिंगल था ऑन रेडियो। दिस वाज नॉट ए टीवी एड, दिस वाज ए जिंगल ऑन रेडियो एंड इट हिट्स टू बी ए, मतलब वो बहुत तोड़ हिट हुआ वो जिंगल, क्योंकि वो अपनापन लगा। एंड देन स्टार्टेड, मां कसम, निरमा एंटर्ड इनटू द तोड़ ब्रांड। लेकिन तोड़ ब्रांड में एंटर कैसे हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ओके जब उन्होंने जिंगल चालू किया, सब लोग के इसमें इमोशन चालू हुआ, लेकिन कोई रिटेलर अभी तक नहीं खरीद रहा था। और जो जो रिटेलर प्रोडक्ट खरीद रहे थे, दे वर नॉट गिविंग एनी एडवांस। यानी एग्जांपल, ओके अगर आज आप मेरा प्रोडक्ट ले रहे हो तो एक एक्स अमाउंट तो दोगे तो मेरा साइकिल चलेगा, क्योंकि ही वाज नॉट हैविंग ए होलसम क्वांटिटी ऑफ मनी। तो रिटेलर पैसे नहीं दे रहे थे, रिटेलर के पास स्टॉक इन्वेंट्री होल्ड होके रखी थी। रिटेलर प्रमोट किसको कर रहे थे? निरमा को या सर्फ को? सर्फ को, बिकॉज सर्फ एट द सेम टाइम सर्फ भी तो कुछ कर रहा होगा, उसके ऊपर डिस्कशन बाद में रखेंगे, लेकिन एक पॉइंट पे पॉइंट लॉजिक बैठा क्या मालिक? तो भाई साहब रिटेलर स्टॉक होल्ड करके बैठे हुए, पैसा नहीं मिल रहा, साइकिल नहीं बैठ रहा, भाई साहब तोड़ स्ट्रैटेजी लगाई, सारा स्टॉक वापस मंगा लिया। और ये स्ट्रैटेजी लगाई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, सारा स्टॉक वापस मंगा लिया। सारा स्टॉक किसके पास रखा? खुद के पास। ओके एंड फर्स्ट टाइम ही एंटर इनटू टीवी एड, जहां पर ओके वो जिंगल सुनते हैं तो मजा आता था, मेरे को पूरे नाम याद नहीं है, पर सबकी पसंद निरमा ऐसा नहीं रहा, हेमा, सुषमा, जया और ओके और एक नाम है मेरे को नहीं याद है, पर सबकी रेखा, रेखा रेखा, ये 4 नाम लिए गए। टीवी एड बनाई गई जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में दिखाया गया। ओके दैट वाज द फर्स्ट एरा जहां पर वुमेन ओके किस तरह से, मतलब एक एम्बुलेंस की एड शायद आपने कहीं पर देखी हो, एम्बुलेंस को निकालना, वो कॉन्टेक्स्ट लाया गया जिसमें बताया गया भाई ओके दिस निरमा इज एवरी हाउस होल्ड इमोशंस। एंड टीवी जिंगल चलने के बाद, टीवी एड चलने के बाद निरमा की डिमांड बढ़ने लगी। कितना भी रहा तो प्रमोशन चालू हुआ ना, तो एड बढ़ने लगी, तो पब्लिक क्या करने गई? प्रोडक्ट खरीदने गई। बोला प्रोडक्ट चाहिए निरमा, लेकिन रिटेलर के पास प्रोडक्ट अवेलेबल, कहानी उधर अटक गई। ओके और अब रिटेलर गए करसन भाई पटेल के पास, और करसन भाई पटेल ने बोला मैं प्रोडक्ट देने को रेडी हूं, लेकिन ऑन कैश बेसिस। इस तरह से उन्होंने अपनी लिक्विडिटी पूरी तोड़ टर्न की। ओके अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आएगी, नहीं आएगी तो कल इसमें अपन बात करेंगे, लेकिन खत्म नहीं हुआ है भाई, रुक रहे भाई, अरे खत्म कर दिया 2000, थोड़ा सा आगे जाने हैं क्या, लेकिन 5-10 मिनट मालिक, 5-10 मिनट, ठीक है ना भाई। करसन भाई पटेल के बारे में देख रहे भाई साहब, प्रॉब्लम ये 1982 में जो मैंने आपको बताया, तोड़ दिमाग लगाया। तोड़ दिमाग क्या लगाया? 4 चीजें जो मैंने आपको समझाई, सारा का सारा स्टॉक मंगाया, टीवी ऐड की, ओके पब्लिक पूछने लगी निरमा के बारे में, लेकिन निरमा की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और रिटेलर को फिर उन्होंने कैश बेसिस पे देना चालू किया। लेकिन इस दौरान ओके मैं आपको बता रहा हूं, वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट शेयर मार्केट, मतलब मार्केट शेयर उनके पास आया, कौन से ईयर? 1988। कितना मार्केट शेयर था उनका? 60%। तो मालिक बचा हुआ मार्केट शेयर किसके पास था? सर्फ एक्सेल। पूरा 40 नहीं था, लेकिन फोकस वाले भी तो थे ना, अभी भी कोई तो कोई सॉल्ट से धो रहे होंगे। ओके भाई साहब एचयूएल ने आज तक बोला भाई हम गरीबी में एंटर नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम मतलब प्रीमियम। इसीलिए एचयूएल ने एक एड चलाई इसी दौरान 1980s में एक एड, और उन्होंने उस टाइम के कोई एक फेमस रेडियो पर्सन थी कविता चौधरी करके, और वो एड में ऐसा दिखाया, बच्चा आ रहा है, बच्चे के कपड़े बहुत पुराने कपड़े थे, और बोले अभी भी चमक रहे हैं, बोले हाँ मस्त तोड़ चमक रहे हैं। ओके बोले ऐसा कैसे? बोले सर्फ एक्सिल है ना। बोले पर सर्फ एक्सिल तो बहुत महंगा है। ओके बोले हर महंगा प्रोडक्ट ही तोड़ रहता है, हर सस्ता प्रोडक्ट सस्ता होता है। ओके अगर आपने महंगा प्रोडक्ट लिया, आधे किलो में जो काम होगा वो 1 किलो में जो काम होगा वो काम हो जाएगा। इस तरह से ऐड उन्होंने चलाई, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट बदल नहीं पाए, निरमा की तरफ सब लोग अट्रैक्ट हो चुके थे। एंड देन दे लॉन्च देयर ओन, एचयूएल को समझ में आ गया मां कसम कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने वो मार्केट कैप्चर करने के लिए भी ओके देन दे एंटर इनटू प्रोडक्ट, शायद आपको मालूम होगा व्हील वाला कॉन्सेप्ट, व्हील वाला लो कॉस्ट मार्केट। एंड दैट टाइम वाज अ टफ कंपटीशन चालू हुआ। टफ कंपटीशन नहीं हुआ, लेकिन उसी टाइम पे और एक प्रोडक्ट आ गया, शायद आपको मालूम है, घड़ी डिटर्जेंट किया, सुना होगा ना।
घड़ी। ओके, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो घड़ी का कॉन्सेप्ट आया। तो अभी भी मार्केट आपस में ही खेल रहे थे, इर्द गिर्द कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे कार्सन भाई पटेल ने सोचा भाई लेट्स फोकस ऑन एनसॉफ। एनसॉफ में अगर आपको समझा होगा, एनसॉफ में उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट। तो 1987, 88, 89 के बाद वो किसके कौन से बिजनेस में एंटर किए? सबसे पहला बिजनेस था निरमा बार। इसकी एड देखोगे तो आपको बहुत तोड़ समझेगा। निरमा बार की एड में ओके सीता जी मालूम है रामायण में थी, शी वॉज दीपिका। ओके, शी वॉज टेकन इन दैट एड, और मतलब वो एड बताता कोई भी ऐसी वैसी टिकिया नहीं चाहिए, निरमा टिकिया चाहिए। ही स्टार्टेड इन निरमा टिकिया। प्रोडक्ट हैंड्स ऑफ भाई साहब, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसी तरह फिर उन्होंने बॉडी सोप निकाला। ओके, सोनाली बेंद्रे को लिया। ओके, वापस प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये सब कहानी जब वो टॉप मार्केट में थे, 60% जब उनके पास था, तब उन्होंने डाइवर्सिफाई करना चालू किया। आई होप यू अंडरस्टूड। तो एक्सपांशन में आपका ये पॉइंट आया। तीसरा पॉइंट, ओके, जब उनको मालूम पड़ा कि भाई यार एचयूएल का जो मार्केट शेयर है ना वो भी अपन खींच लेंगे साला, लेकिन जो अमीर है वो तो भाई यार सादा प्रोडक्ट तो यूज नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने सुपर निरमा ब्लू करके कॉन्टेक्स्ट निकाला। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये किसके लिए, कौन से क्लास के लिए? रिच क्लास। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो फेलियर रहा उनका प्रोडक्ट, वो था शैम्पू एंड टूथपेस्ट। वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर फॉर निरमा। निरमा सर्वाइव ही नहीं कर पाया। ओके, टूथपेस्ट एंड ये निकाले प्रोडक्ट, फेलियर गए, लेकिन उसके साथ में और एक प्रोडक्ट निकाला, शुद्ध नमक। ओके, शुद्ध नमक, निरमा शुद्ध नमक। ओके, दैट वाज रीजनेबली सक्सेसफुल, आज भी है सक्सेसफुल, है सक्सेस मार्केट में। लेकिन उनका मैंने क्या बताया अभी कितना मार्केट शेयर है निरमा वॉशिंग पाउडर का? 6% है हार्डली, 5-6% मार्केट शेयर है हार्डली, फिर भी वो टॉप 30 में ना। द ओनली रीजन फॉर बीइंग इन टॉप 30 क्या रहा? ओके, डाइवर्सिफिकेशन। नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट निरमा, दे डाइवर्सिफाइड लाइक एनीथिंग। एंड डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा टर्न अराउंड उनके लिए था एजुकेशन इंडस्ट्री में आना। एजुकेशन इंडस्ट्री में शायद आप और मुझे नहीं मालूम, मतलब ऐसा अपन बोलते हैं क्योंकि अपन सीए, सीएस, सीएमए यही कोर्स देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं निरमा यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द तोड़ सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी। ओके, तो उन्होंने अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी कोर्सेस, साइंस के कोर्सेस एंड टू बी वेरी प्रिसाइज निरमा लैब्स भी खोली 2004 में। ये बिजनेस चलने लगे, लेकिन उनका सबसे मेन बिजनेस कौन सा है अभी? स्टील। ओके, दे एंटर्ड इनटू स्टील एंड सीमेंट। सीमेंट का कॉन्टेक्स्ट मेनली है, जो स्टील के एसोसिएशन में काम किया था। तो इनिशियली पहले उन्होंने कैसे सीमेंट में एंटर हुए, जो उनका रॉ मटेरियल था ना साबुन का, उन्होंने रॉ मटेरियल के सप्लायर को एक्वायर कर लिया। ओके, अब याद रखना, जब रॉ मटेरियल को सप्लायर को एक्वायर करना हुआ, यानी रॉ मटेरियल जो हम लोग खुद बनाने लग गए। ओके, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कहानी में चला जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया? ओके, मेनली वो किसमें एंटर किए? ओके, जो जिसकी वजह से आज भी वो फॉर्ब्स की टॉप लिस्ट में आ रहा है। इट इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू ओके कौन सी इंडस्ट्री? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े टॉप की 5 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी निरमा के नाम पे है, जिसको उन्होंने नाम नुवोको करके एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक लाफर्ज करके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और ये दो संभालते कौन है? ये सारा संभालने वाला कौन है? इनके दोनों बेटे। ओके, इनके दोनों बेटे, एक राकेश एंड एक हिरेन। दिस बोथ आर टेकिंग केयर, दे बोथ आर सीईओ एंड सीएफओ ऑफ दैट कंपनीज। एंड उनके जो दामाद जी है, मतलब सन इन लॉ, ओके, ही वाज हैविंग 2 daughters, one died and one was which has been married। तो उन्होंने टेक केयर किया निरमा लाइफ हेल्थ केयर को। तो आप समझो एक प्रोडक्ट लाइफ का जो सबसे तोड़ता एक टाइम पे, जिसका मार्केट शेयर था, अगर उन्हीं के साथ वो इमोशन रखते और अगर डाइवर्सिफाई नहीं करते, मां कसम बोल रहा हूं 2000 में ही गायब हो जाते। 2000 में 2000 का एरा ऐसा था जब उनके तोड़ कंप्यूटर रेडी हो गए थे प्रोडक्ट के। कौन कौन? देखो 1980s तक कंप्यूटर खाली कौन था? वो भी प्रीमियम वाला, सस्ता वाला था ही नहीं। सस्ता वाला 90s में आया, घड़ी, व्हील। 2000 में तोड़ टक्कर हुई, 2002 से वो मार्केट शेयर खत्म करते गए। और वो मार्केट शेयर किसके पास गया? कॉस्ट का, घड़ी, व्हील। और आज के डेट में कॉस्ट लीडर कौन है मालूम है वॉशिंग पाउडर में? घड़ी डिटर्जेंट किया। ओके, घड़ी वाला सबसे तोड़ है। तो मेरे ख्याल से निरमा के कंटेक्स्ट से आपको क्या समझा? क्या एक ही प्रोडक्ट से पूरी लाइफ या जिंदगी चलती है क्या? क्या प्रोडक्ट कभी कभी बंद करना पड़ता है क्या? प्रोडक्ट को बंद करना मतलब क्या? डाइवेस्टमेंट। अभी तक उन्होंने प्रोडक्ट बंद नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट में आरएनडी डाला नहीं है, ना डिजाइन चेंज किया निरमा के पाउडर का, ना कुछ प्रोडक्ट का चेंज किया, क्वालिटी भी चेंज नहीं है भाई, सबसे सस्ता ही रख रहे वो। लेकिन वो बोल रहे हैं अभी मैं वो बिजनेस पे ध्यान दूंगा या नए वाले बिजनेस पे ध्यान दूंगा।
नए वाले। और यही कॉन्सेप्ट टोयोटा ने भी किया था, जिसमें आज मैं वो एग्जांपल दे रहा था ऑडिट में, उस टाइम पे मेरे को क्लिक हुआ। टोयोटा का एग्जांपल एक है, आपको मालूम होगा टोयोटा की सबसे बाप कार कौन सी बिकी हुई है? ओके, फॉर्च्यूनर नहीं, कॉलिस, टोयोटा कॉलिस। टोयोटा कॉलिस 2004, 2005, 2006 ये एरा था। आपको बताऊं, जिस मंथ में उनके लाइफ का सबसे बड़ा सेल हुआ टोयोटा कॉलिस का, अगले मंथ में टोयोटा कॉलिस वाज कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड। इमेजिन करो, आपको तोड़ पैसा देने वाली, तोड़ पैसा दे रहा था भाई टोयोटा कॉलिस, बिगेस्ट सेल उनके पूरे कैरियर का टोयोटा कॉलिस का, और अगले मंथ में, मतलब सारी कार को कंपेयर करके हाईएस्ट सेल था टोयोटा कॉलिस का। नेक्स्ट डे दे टुक द गट्स एंड शट डाउन टोयोटा कॉलिस। एंड मतलब अल्टीमेटली सर काहे के लिए? क्योंकि टोयोटा कॉलिस से आ रहा था, ओके, कौन सी कंपनी बन रही थी? टूरिस्ट। सबका माइंडसेट ये था, टोयोटा कौन सी कंपनी है? टूरिस्ट। और टोयोटा आज चेंज किया, कौन से कॉन्सेप्ट में? इनोवा क्रिस्टा। एंड आपको मालूम है टोयोटा इस चीज का डिमांड कैसे बढ़ाता है? आप अगर टोयोटा इनोवा हाइब्रिड क्रिस्टा ये सब बुकिंग करने जाओगे, आपको मालूम है कितने मंथ्स की वेटिंग रहती है? ओके, इट गोज ऑन ईयर अप टू, एंड दिस इज हाउ दे हैव इंक्रीज डिमांड। बट नेवरलेस, व्हाट वाज द कंटेक्स्ट? द कंटेक्स्ट इज, आपको चार चीजें समझनी जरूरी है। अगर ये चार चीजों पे ध्यान नहीं देते तो मां कसम गायब है। चार चीजें कौन सी? मार्केट क्या? पहला पेनिट्रेशन। इन्होंने पेनिट्रेशन कैसे किया? निरमा, मतलब नहीं, वॉशिंग पाउडर निरमा ऐड चला के। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, साबुन निकाले अनादत किया। मार्केट डेवलपमेंट, दे एंटर्ड इनटू सम अदर एरियाज, इंटरनेशनल मार्केट में भी गए, वो गए मार्केट डेवलपमेंट। अपन ने डिस्कस नहीं किया, बट ठीक है, वो पॉइंट पे वो मार्केट शेयर उनके पास आ गया था। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन। एजुकेशन इज वन बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। एवरीबॉडी क्लियर? तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी कौन सी नहीं की, अगर वो करते तो शायद कुछ और होता निरमा का। एक स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं की, अगर वो कुछ करते तो शायद निरमा का कुछ हो सकता था। निरमा की बात करो, मतलब निरमा कंपनी नहीं, निरमा वॉशिंग पाउडर। R&D मतलब क्या? टर्न अराउंड। और टर्न अराउंड क्यों नहीं किया उन्होंने? लॉजिक सिंपल था कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो दे ट्राई टू अवॉइड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो मेरे ख्याल से आपको समझा होगा स्ट्रैटेजी कितनी तोड़ है। कल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। सी यू टुमारो, अस्ता ला विस्ता। अरे हाँ, एक सेकेंड, पढ़ना है, होमवर्क का पॉइंट है, पेज नंबर 1.1, रीड मारो उड़ा दो। रीड मार के क्या करने का? उड़ा देने का। 1.1 सुन लो, एक सेकेंड। 1.1, 1.2 ये तोड़ रटो, 1.3 तोड़ रटो, यानी कितने पेजेस पढ़ने? 1, 2, 3, जिसमें से कौन सा उड़ा देने का? 1, यानी तोड़ याद रखते चालू करने का 2 and 3, और कल उस पर मैं हाईलाइट करवा दूंगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? सी यू टुमारो, रीड करके आना मालिक। हस्ता ला विस्ता।